हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बात इस पर कि क्या बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी बीजेपी के उत्तराखंड के अगले सीएम कैंडिडेट होंगे। यानी 2022 में जो चुनाव उत्तराखंड में आने वाला है, क्या उसके लिए अनिल बलूनी को बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 26 सितंबर 2020 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है। संगठन में उन्होंने फेरबदल किया। ये उसी की चिट्ठी है। इसमें सबसे खास बात ये रही कि अनिल बलूनी का कद और बढ़ा है। बलूनी को बीजेपी का चीफ स्पोक्सपर्सन यानी मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। साथ ही पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख तो वो पहले से ही बने रहेंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को शुक्रिया कहा है। हालांकि किसी भी पार्टी में कोई भी फेरबदल कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कोई बहुत अजूबी घटना नहीं है, लेकिन अनिल बलूनी का कद और बढ़ना उत्तराखंड के लिहाज से इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि करीब 1.5 साल के बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं सन 2022 में। और इससे साल भर पहले ही अनिल बलूनी को राज्यसभा भेजा गया उत्तराखंड से। और प्रियंका गांधी वाला जो बंगला था वो अनिल बलूनी को अलॉट किया गया। तो उनकी अहमियत, उनका कद जो बढ़ रहा है, उससे ये बातें सामने आती हैं कि क्या वाकई अनिल बलूनी अगले चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट का चेहरा होंगे या बीजेपी का सीएम कैंडिडेट होंगे। तो क्या अनिल बलूनी की ये सिलसिलेवार जो तरक्की है, क्या उनके लिए उत्तराखंड में जो भविष्य का मुख्यमंत्री है उसकी राह खुल रही है इस जरिए? मैं इस पे कुछ बिंदुओं पे आपसे बात करना चाहता हूं। अनिल बलूनी के सामने जो एडवांटेज हैं, जो लाभ हैं, जो फ़ायदे हैं अनिल बलूनी के लिए, जो सुविधा है उनके लिए, सबसे बड़ी सुविधा ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भरोसेमंद होना। ये भरोसा उन्हें उनके लिए बहुत राहें खोल रहा है, बहुत आगे की राहें खोल रहा है। जब वो गुजरात में राजभवन में थे तो तभी से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। तब सीएम थे मोदी और अमित शाह भी थे, तो उनसे नज़दीकियाँ बढ़ी जो अभी तक जारी हैं। और वो तब से अनिल बलूनी मोदी और शाह के भरोसेमंद है। दूसरी बात यह है कि अनिल बलूनी सौम्य शालीन व्यक्तित्व वाले नेता हैं। वो पढ़ने लिखने वाले नेताओं में से हैं और वो उनके कॉलम भी छपते रहते हैं अखबारों में। और जो सीएम बनने की जो उनकी हसरतें थी वो उन्होंने कभी छिपाई नहीं, वो दिख जाती हैं। वो लगातार उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ करने, कुछ ना कुछ कहने का मौका ढूंढते रहते हैं और वो करते रहते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के लिए कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया कैंपेन, मेरा वोट मेरा गांव, मतलब मेरा वोट मेरा गांव। और ये कैंपेन उन्होंने चलाया, सोशल मीडिया पे भी चलाया और लोगों, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिले वो उत्तराखंड की। दूसरा एक उन्होंने पिछले साल की शायद बात है, उन्होंने कैंपेन चलाया था कि वो जो इगास और बग्वाल लोक पर्व होते हैं उत्तराखंड में, उनको अपने गांव में मनाएं, ये उन्होंने एक कैंपेन चलाया था। तो हालांकि उत्तराखंड में बीजेपी का एक तबका है जो उनके लिए लंबे समय से फील्डिंग सजाए हुए है। वहाँ हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, लेकिन यहाँ वहाँ बलूनी का जिक्र आ ही जाता है। उनको क्रेडिट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में उनका छपता रहता है। बलूनी के साथ एक एडवांटेज ये भी है, चूँकि उनको अभी पावर वाले खेल में परखा नहीं गया है, तो इसलिए जो उनकी सार्वजनिक छवि है, वो सार्वजनिक छवि के मामले में उत्तराखंड के दूसरे नेताओं से, जो अपनी पार्टी के नेता हैं, उनसे
उन पे भारी पड़ते हैं, उनसे कई आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या बीजेपी 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में अपना लीडर बदलने के लिए तैयार होगी? क्या पीएम मोदी और अमित शाह त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह क्या वो अनिल बलूनी को प्रोजेक्ट करने पर विचार कर सकते हैं, इस विकल्प पर सोच सकते हैं? इसके लिए दोस्तों मुझे थोड़ा दूसरे राज्यों के उदाहरण देने पड़ेंगे, आपके सामने रखने पड़ेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल गेम क्या क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है। दूसरे राज्यों में क्या हुआ बीजेपी में, ये एक सबसे अहम उदाहरण अगर आपको देखना हो तो ये हरियाणा का उदाहरण आप देख सकते हैं, जहां मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया था 2014 में। वो प्रधानमंत्री मोदी की पसंद से सीएम बने थे। वो उससे पहले वो कहीं किसी ना वो विधायक थे, ना कुछ उनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड था। वो बस आरएसएस का उनका पृष्ठभूमि थी। और खट्टर का जो पिछला बतौर सीएम जो पिछला जो कार्यकाल रहा था, बहुत विवादों में रहा था। उनके खिलाफ पार्टी के भीतर और बाहर बहुत नाराज़गी थी। हरियाणा को एक बार अराजकता की सी स्थिति आ गई थी हरियाणा में। तो ऐसा लग रहा था कि जो अगला चुनाव होगा, मतलब 2019 में जो चुनाव हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि शायद खट्टर के लिए अब आगे मुश्किल होगा। लेकिन खट्टर पर पीएम मोदी ने भरोसा कायम रखा, उनको लगातार दूसरा मौका दिया और वो दूसरी बार सीएम बने। ये बात अलग है कि सरकार बनाने में बीजेपी को हरियाणा में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन खट्टर को तमाम विरोध के बावजूद नहीं बदला गया। दूसरा उदाहरण है दोस्तों महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस भी मोदी और शाह की पसंद रहे हैं। उनके खिलाफ भी पार्टी के भीतर असंतोष था। उनकी जो सहयोगी पार्टी थी शिवसेना, उसमें भी नाराजगी थी फडणवीस को लेकर। लेकिन जो 2019 में पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी ने अपना चेहरा नहीं बदला, देवेंद्र फडणवीस ने ही नेतृत्व किया चुनाव का। ये बात अलग है कि बाद में सरकार अन्य वजह से नहीं बन पाई, लेकिन फडणवीस को दोबारा मौका मिला एक चेहरे के तौर पे। अगला उदाहरण है झारखंड का। झारखंड में रघुवर दास के खिलाफ भी इसी तरह की नाराजगी थी पार्टी के भीतर और तमाम जगह पे, लेकिन वहां भी चेहरा नहीं बदला गया, रघुवर दास ही लीडर रहे। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है। इतनी लंबी समय तक सरकार चलाई शिवराज सिंह ने। दूसरा उसके बगल में छत्तीसगढ़, वहाँ भी डॉक्टर रमन सिंह ने भी लंबे समय तक सरकार चलाई और उनके खिलाफ बहुत नाराज़गी थी, असंतोष था। और जो चुनावी परिणाम आया उससे भी पता चला कि कितना असंतोष था। तो सरकार वहाँ भी गई, लेकिन फिर भी दोनों लोगों पे भरोसा किया गया, उन्हें ही दोबारा लीडर बनाया गया, उन्हें ही मौका दिया गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो पिछली बार चुनाव हुआ उसमें पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा दोनों बड़ा चेहरा थे। दोनों को चुनाव में पार्टी हाईकमान ने बराबर तवज्जो दी, दोनों नेताओं को। लेकिन धूमल जो है वो विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद तब लगा कि अब नड्डा की राह कोई नहीं रोक सकता, यानी नड्डा को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हुआ क्या, नड्डा मन मसोस के रह गए। पीएम मोदी और अमित शाह ने जयराम ठाकुर जो विधायक थे वहाँ पे लंबे समय से, उनकी ताजपोशी कर दी। तो नड्डा भी रह गए, जबकि बहुत बड़े नेता हैं अब तो, खैर बहुत बड़े नेता हो गए। तब भी बड़े नेता थे, महामंत्री थे और केंद्र में वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो वो उनका भी ऐसा ही हश्र हुआ। तो अब सवाल ये आता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या होगा 2022 में। तो मैंने ये आपको एक ट्रेंड बताया जो बीजेपी के भीतर जो लीडरशिप को लेकर जो ट्रेंड रहा है, स्टेट की लीडरशिप को लेकर, अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो 2022 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह कोई और दूसरा चेहरा बन सकता है, इसकी संभावना कम है दोस्तों। जो मैंने आपको ट्रेंड बताया, अगर वही ट्रेंड आगे भी कायम रहा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक मौका और मिल सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत
अमित शाह की पसंद माने जाते हैं। 2014 के जो चुनाव, जो क्रूशल चुनाव था मोदी के लिए, पहली बार अमित शाह को जब यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके सहयोगी थे यूपी में। तो वो अमित शाह त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम करने के अंदाज को अच्छी तरह समझते थे। वो बहुत लेबोरियस आदमी है, जैसे कि पहाड़ी नेता होता ही है, बहुत मेहनती नेता उनकी छवि है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत मेहनती है। वो संगठन के मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड में भी बहुत समय तक। लिहाजा उन्होंने अपने काम से अमित शाह को मुरीद बना दिया 2014 में। और 2017 में जब बारी आई, जब बहुत बड़े बड़े दिग्गज उनके दावेदार थे, तब चुना गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मनोनीत किया गया। अमित शाह ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम को आगे बढ़ाया, पीएम मोदी ने उन पर मोहर लगाई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंप दी गई सरकार की उत्तराखंड में 2017। तो इसलिए त्रिवेंद्र को अगले 5 साल बाद बदल दिया जाएगा। उनकी कमान, जो चुनाव प्रचार की कमान है, वो त्रिवेंद्र से हटकर बलूनी को सौंपी जाएगी। अभी मुझे बहुत दोस्तों बहुत व्यावहारिक नहीं लग रहा है। अभी बहुत चीज़ें, 1.5 साल है करीब करीब, चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा व्यावहारिक ये नहीं लग रहा है। ये जरूर है कि दूसरे नेताओं की तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत की भी अपनी कमियां हैं, उनके भी अपने माइनस पॉइंट्स हैं। एक तो उनका जो इस दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है चुनाव का। सोशल मीडिया पे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी है या उनका जो कैंपेन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी मुझे तो नहीं लगता। साफ सी बात कहूँ तो उनके जो मीडिया मैनेजर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ब्रांड के रूप में स्थापित नहीं कर पाए हैं। जबकि इस मामले में अनिल बलूनी मीलों आगे हैं इन नेताओं से, मीलों आगे ब्रांड के रूप में स्थापित होने में। जबकि अब तक उनको आजमाया भी नहीं गया है, उनके हाथ में कोई कमान नहीं आई है सरकार की। दूसरा, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो सार्वजनिक छवि है, जो पब्लिक जो परसेप्शन है उनके बारे में, बहुत बोल्ड लीडर की नहीं है। एक दब्बू सी छवि है और उनके व्यक्तित्व में वो एक पहाड़ीपन सा है कि वो एक झिझक सी है, ऐसा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के। हालांकि जो लोग उनको निजी तौर पे जानते हैं कि उनके बहुत करीबी हैं, उनका मानना है कि त्रिवेंद्र के काम में उनकी बोल्डनेस दिखती है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन वो सार्वजनिक छवि, जो पब्लिक परसेप्शन बहुत ज़रूरी होता है राजनीति में, वो अभी वो उस मामले में थोड़ा सा उनकी जो पब्लिक जो परसेप्शन है उनके बारे में बहुत अच्छा, उतना बेहतर नहीं है। दूसरा ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत महत्वाकांक्षी नेता नहीं है, ऐसा समझ में, जो उनको रीड करने के बाद जो समझ में मुझे आता है, वो मुझे लगता है कि वो संतुष्ट नेता हैं। वो बस इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्हें सीएम बनाया गया है। उन्हें अगर ऐसा लगता है कि उन्हें अगर पार्टी हाईकमान कल कह देगी कि आप हट जाइए, तो वो चुपचाप जो है हट जाएंगे, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी नाराज़गी के। क्योंकि मुझे लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी खुद लगता है कि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा मिल गया है। तो ऐसे नेता जो होते बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करते, और ऐसा उनके करीबियों से भी अंदाज़ा लगता है कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत संतुष्ट नेता हैं, अपनी जो पोजीशन है, जो अब तक उनको मिला है, उससे बहुत संतुष्ट नेता हैं। अगली बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ भी बीजेपी की ही एक तबके ने बहुत शिकायतें पहुंचाई हैं। उनके काम करने के अंदाज को लेके भी शिकायतें गई हैं, सवाल उठाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके खिलाफ 3 साल से लगातार कैंपेन चल रहा है कि वो आज गए और तब गए। जब भी वो दिल्ली आते हैं तो वहाँ खबरें छपने लगती हैं, या इधर उधर सोशल मीडिया पे, या जो वेबसाइट्स हैं, जो दूसरे लोग जिनको सपोर्ट करते हैं, उनमें खबरें छपने लगती हैं कि बस अब तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो है उनकी पारी समाप्ति की ओर है। तो इस तरह की चीज़ें वो छपती रहती हैं। तो वो उस नेता की जो है वो बताता है कि उस नेता की कैंपेन जो है कितना कमज़ोर है उस लेवल पर। और एक कठिन बात यह है कि वो उस राज्य के सीएम हैं, उस उत्तराखंड राज्य के, जहाँ की वोटरों का जो पारंपरिक मिजाज है, जो चुनावी मिजाज है, वो सत्ता विरोधी हो जाता है। वो
एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाता है। उत्तराखंड के वोटर अपने नेता से, अपने विधायक से, अपनी सरकार से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी लोग नाराज़ होंगे, इसमें कुछ नई बात नहीं है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले जितने भी सीएम बने हैं उनसे भी लोग नाराज़ रहे हैं और ऐसा हर बार होता रहा है उत्तराखंड में। लेकिन फिर सवाल वही आता है दोस्तों कि क्या 2022 में पीएम मोदी और अमित शाह त्रिवेंद्र सिंह रावत को किनारे करके क्या वो अनिल बलूनी के हाथ में चुनाव की कमान सौंपने को तैयार होंगे? तो मुझे लगता है दोस्तों, अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत पे पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसा कायम है तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो आगे भी कायम रहे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अनिल बलूनी का मामला ज़रा अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि वो पीएम मोदी और अमित शाह दोनों के बहुत भरोसेमंद हैं और आज से नहीं काफ़ी साल से हैं। अनिल बलूनी के जो उत्तराखंड को लेकर जो तैयारियां हैं, जो कैंपेन हैं और उनके जो बयान हैं और उनकी जो हलचलें हैं, जो गतिविधियां हैं, उनमें कुछ ना कुछ सियासी मायने ज़रूर छिपे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो, या उत्तराखंड को लेकर जितने सक्रिय दिख रहे हैं, वो पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह उनके ध्यान में ना हो। तो ये एक मैसेज भी हो सकता है और इसीलिए इन अटकलों ने जोर पकड़ा है कि शायद 2022 के लिए अनिल बलूनी को बीजेपी शायद उत्तराखंड के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। और यही वजह है कि जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैसेज के ज़रिए कन्वे हो रही हैं। वैसे भी उत्तराखंड के साथ ये विडंबना रही है कि इसके जो जन्म से लेकर और अब तक जो है, जो भी सीएम बने हैं, जो नीतियां तय होती हैं वो दिल्ली से तय होती हैं। चाहे वो सन 2000 में जब राज्य अस्तित्व में आया था तो एक अंतरिम सरकार बनी थी, बीजेपी की थी, तब भी जो है स्थानीय जो पहाड़ी जो डोमिनेंस था उसको नज़रअंदाज करते हुए नित्यानंद स्वामी को सीएम बनाया गया था, दिल्ली से बनाया गया था। 2002 में जब पहली बार उत्तराखंड में चुनाव हुए तब हरीश रावत प्रबल दावेदार थे, वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे उत्तराखंड में। उनको किनारे करके 10 जनपद ने नरेंद्र तिवारी को दिल्ली से भेज दिया, जबकि नरेंद्र तिवारी उत्तराखंड के विरोधी रहे हैं पहले से ही। उसके बाद आता है 2007 का चुनाव। 2007 के चुनाव में भी बीसी खंडूड़ी एमपी थे, उनको बनाया गया सीएम, तो वो भी दिल्ली से ही तय हुए थे। और उसके बाद खंडूड़ी के बाद फिर निशंक बने, वो भी दिल्ली से ही सीएम बन के आए। फिर निशंक के बाद उसी टेन्योर में फिर खंडूड़ी के हाथ में कमान आई आखिरी समय में, तो वो भी दिल्ली से ही तय हुआ। 2012 में ज़रूर बीजेपी ने चुनाव से पहले चेहरा घोषित किया था, बीसी खंडूड़ी को चेहरा बनाया गया था। 2012 में नारा दिया गया था, खंडूड़ी है ज़रूरी। इस नारे का बहुत असर भी हुआ, खंडूड़ी को प्रोजेक्ट करने का असर भी हुआ। बीजेपी जो सरकार जाती हुई दिख रही थी वो फाइट में आ गई। बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा, लेकिन जो पार्टी के भीतर जिस तरह के जो गुटबाजियाँ थी, जो असंतोष था, उसने खंडूड़ी की जो है नैया डुबो दी। खुद खंडूड़ी अपनी सीट कोटद्वार से चुनाव हार गए थे तब। तो जब मेन लीडर ही चुनाव हार गया तो फिर पार्टी का क्या हो सकता था। तो उस समय कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी रिपीट नहीं कर पाई। 2017 में भी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सीएम बने, तब भी तय हुआ दिल्ली से ही। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक निर्वाचित हुए हैं, लेकिन उनका जो मनोनयन हुआ वो भी दिल्ली से ही हुआ। तो 2022 में भी चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या अनिल बलूनी हों या किसी भी दूसरी पार्टी का कोई भी नेता हो, सीएम तो उत्तराखंड का दिल्ली से ही तय होना है। ये विडंबना अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये मेरा एक मोटा आकलन था
ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आप नीचे आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जाते जाते आपको ज़रूर बता देता हूँ एक बार फिर से कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत सूचना पहुँच जाएगी और आप उस वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी आपको और इसी तरह के और वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।